काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, साबका असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब, हाजिर खिदमत। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो वेल नोन है तमाम लोगों को, स्टे ऑर्डर। अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी मामले के अंदर हर शहरी को कभी ना कभी स्टे ऑर्डर हासिल करने की ज़रूरत पड़ती है और वो कोर्ट्स की तरफ रजू करता है। तो स्टे के लिए सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो एक दावा दायर करना, यानी सूट जिसे इंग्लिश के अंदर कहते हैं, एक दावा दायर करना। दावा क्या है? दावे से मुराद ये है कि एक स्टेट ऑफ फैक्ट्स, तमाम वो हकाइक आप बयान करेंगे उसके अंदर जिसकी वजह से आपको कोर्ट आना पड़ा। यानी आपकी काज ऑफ एक्शन क्या है, आपको किसने तंग किया है, आपको किसने परेशान किया है, आपके किस बुनियादी हक को कोई तस्लीम करने से इनकारी है, या आपके कब्ज़े के अंदर को मुदाखलत कर रहे हैं, या बेजा कोई आपको तंग कर रहे हैं किसी भी हवाले से, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप कोर्ट से रजू करेंगे और स्टे हासिल करने के लिए एक दावा दायर करेंगे। दावे के अंदर तमाम हकाइक लिखने के बाद उसके ऊपर एंड पे वेरीफाई करेंगे कि तमाम जो फैक्ट्स हैं वो मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने दुरुस्त तौर पर कोर्ट को फ्राहम किए। और उसके साथ दावे की आगे नेचर्स है मुख्तलिफ, जिसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का हो सकता है, जहां आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया है वो पूरा नहीं कर रहा। परमानेंट इंजंक्शन का हो रहा है, आप किसी को किसी काम से वो आपके कब्जे में मुदाखलत कर रहे हैं तो आप उसको रोकने के लिए करते हैं परमानेंट इंजंक्शन का। डिक्लेरेशन का हो सकता है कि जैसे आपके किसी हक को कोई तस्लीम नहीं कर रहा तो आप डिक्लेरेशन का दावा करेंगे। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के दावाजात हैं, जैसे राइट ऑफ प्रीएम्पशन का केस होता है, ज़मीन के रिलेटेड आपके करीब वाली ज़मीन फ़रोख्त हो गई है तो आप उसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको राइट ऑफ प्रीएम्पशन जो है उसके तहत सूट फॉर प्रीएम्पशन करेंगे। उसके अंदर भी आप स्टे हासिल करते हैं कि वो किसी और को मज़ीद फर्दर ना आगे बेच ले। इस तरह से मुख्तलिफ नेचर के दावाजात हैं जो अदालत में किए जाते हैं और ज़्यादातर हर दावे के अंदर ऑर्डर 39 रूल 1-2 की दरख्वास्त दायर की जाती है, जिस दरख्वास्त को स्टे की दरख्वास्त कहा जाता है। उसमें अदालत के अंदर जब स्टे की दरख्वास्त जाती है तो उसमें वजह देनी होती है कि क्या वजह है जिसकी वजह से हम ये दरख्वास्त दे रहे हैं। क्या हमें इंजरी का ख़तरा है, क्या हमें नुकसान का ख़तरा है, क्या हमें कब्ज़ा से बाहर निकालने का ख़तरा है, कब्ज़ा छीनने का ख़तरा है, तो हम इसलिए अदालत के पास आएँ। अब उसके ऊपर जब अदालत के सामने ये दरख्वास्त जाती है तो अदालत उसके 3 बुनियादी निकात को देखती है। पहला वो ये देखती है कि प्रामा फशाई, यानी बज़ाहिर क्या जो बात ये कर रहा है प्लेंटिफ, दावा दायर करने वाला, शिकायत करिंदा, इसकी बात बज़ाहिर ठीक लग रही है या गलत लग रही है। पहला नुक्ता ये है कि उस बात का ठीक लगना ज़रूरी है। और याद रहे कि इसके साथ एक बयान हल्फी भी दावे के लगाया जाता है जो कंटेंट्स को सपोर्ट करने के लिए होता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो दुरुस्त कह रहा हूँ। तो दूसरे एंड के ऊपर उस बयान हल्फी का भी मुताला अदालत करती है कि ये तस्दीक कर रहे हैं, अपने जो स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या है, तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने सच बोला है। तो प्रामा फशाई को सबसे पहले अदालत देखेगी। दूसरे पॉइंट के ऊपर वो देखेगी कि क्या इर्रेपरेबल लॉस क्या है, यानी क्या नुकसान हो जाएगा अगर अदालत इसे स्टे नहीं देगी, और ऐसी सूरत के अंदर क्या प्रॉपर्टी ज़ाया हो जाएगी या इसे कब्ज़ा छीन लिया जाएगा या कोई और ऐसा ख़तरा इसकी प्रॉपर्टी को इंजरी का है, तो इस पॉइंट के ऊपर अदालत बगौर जायज़ा लेगी। तीसरे पॉइंट के ऊपर वो देखेंगे कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस क्या है, कि दोनों अगर केस चलता है तो ज़्यादा प्लेंटिफ की फेवर में होने का है चांसेस या अदरवाइज दूसरी पार्टी के फेवर में जाने के चांसेस। इन तमाम चीज़ों का बगौर जायज़ा लेने के बाद अदालत उस बयान हल्फी के ऊपर जो मुद्दई ने लगाया है प्लेंटिफ ने, उसके ऊपर अदालत की मर्जी है कि अगर वो कन्वेंस हो तो बगैर नोटिस के स्टे जारी कर दें। स्टे की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे वो स्टेटस को का एक ऑर्डर करते हैं आमतौर के ऊपर प्रॉपर्टी के मामले में। स्टेटस को से मुराद ये होता है कि जो चीज़ जिस तरह से है उसे ऐसे ही रहने दिया जाए, उसकी हियत तब्दील ना की जाए, उसकी शक्ल तब्दील ना की जाए। यानी अगर प्लाट है
तो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन ना की जाए, उसको वैसे प्लाट का प्लाट ही रहने दिया जाए। अगर वो बिल्डिंग है तो उसके अंदर मज़ीद तमीरात ना की जाए, उसको वही रोक दिया जाए। यानी एज इट इज़ रहने दिए जाने का नाम जो है वो स्टेटस को है। दूसरा एक स्टे ऑर्डर है रिस्ट्रेनिंग स्टे ऑर्डर, जिसमें कोई ऐसा काम फ़र्ज करें, कोई कब्जे में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं तो अदालत उसको हुक्म देगी कि आप इस दावे के फैसले तक या अगली तारीख तक इसके कब्जे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे और जिस तरह से कोई चीज़ है उसी तरह रहने देंगे। अगले ऊपर फ़र्ज करें सर्विस का मामला है तो सर्विस के अंदर किसी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है तो उसके ऊपर भी अदालत हुक्म करेगी कि नेक्स्ट कोई अपॉइंटमेंट ना की जाए जब तक अदालत कोई फर्दर हुक्म जारी नहीं करती, सूरत हाल को जूं का तूं रहने दिया जाए। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के स्टे ऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्टरी स्टे ऑर्डर्स भी होते हैं जिसमें किसी काम के करने के लिए हदायत अदालत जारी करने का अख्तियार रखती है। अब स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद अदालत दूसरी पार्टी को इसमें नोटिस जारी कर देती है। अगली तारीख के ऊपर दूसरी पार्टी आकर के अपना जवाब दाखिल करेगी उस दरख्वास्त का भी और दावे का भी, जिसमें वो बताएंगे कि क्या जो फैक्ट्स मुद्दई ने दिए हैं प्लेंटिफ ने वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, उसमें कोई खामियां हैं, कोताहियां हैं या क्या वो चीज़ें हैं जो गलत बयानी से अगर काम लिया गया है तो उसका वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। दूसरी सूरत ये है कि अदालत स्टे देने से इनकार कर दे, अदालत इस चीज़ से कन्वेंस ना हो, मुतमिन ना हो कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है दावे का वो मदई की फेवर में नहीं जा रहा या ऐसा कोई नुकसान बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा जिससे प्रॉपर्टी ख़राब होने जा रही है या बंदा कब्ज़ा इसका छीना जायज़ कब्ज़े में है और छीना जा रहा है। अब ये तो नहीं ना कि गवर्नमेंट की जगह के ऊपर बंदा बैठा हो और उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना हो, उसकी कोई ऑनरशिप ना हो, कुछ भी ना हो और अदालत को जाकर के कहे कि मुझे स्टे दे दें कि मुझे यहाँ से सरकार निकाले ना या अपना कब्ज़ा वापस ना ले और वहाँ कोई अपनी मलकियत भी ज़ाहिर ना करे, तो अदालत इसके ऊपर स्टे जारी नहीं करती। और इस दूसरे एंड के ऊपर सरकार के मामले में मैं साथ साथ बताता जाऊँ, कानून में लिखा है कि जब भी स्टे जारी करना होगा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो उसमें पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा। मास व ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात हों जिसके अंदर स्टे दिए जाने के बगैर गुजारा ना हो तो फिर अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी स्टे जारी कर सकती है, लेकिन आम हालात के अंदर वो ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि मौक़िफ़ गवर्नमेंट का ना ले। अब हम आते हैं इसके ऊपर कि दूसरा जो इसके अंदर आर्डर 39 रूल 2 है उसके अंदर ये है कि कंटिन्यूसली कोई वायलेट कर रहे, कंटिन्यूसली कोई एक काम को करी जा रहे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोर्ट के अंदर उसके तहत दरख्वास्त दी जा सकती है कि जो स्टे जारी किया गया था उसकी ब्रीच हो रही है, कंटिन्यूटी जारी है, अभी भी जो मुद्दा लाया है वो अपने एक्शन से बाज नहीं आया, अभी भी तमीरात कर रहा है, तो उसके ऊपर अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो दोबारा स्टे ऑर्डर जारी करें या ऐसी मेजर्स लें जिससे वो इंश्योर करें कि उसकी कंटिन्यूटी या मुसलसल जो वायलेशन है वो रोकी जा सके और वो उसको उस अमल से मुद्दाला को बाज रखा जा सके। आगे इसका सेक्शन आर्डर 39 2A है। 2A के अंदर ये है कि अगर कोई डिसओबे करता है, अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है, अदालत ने जो स्टे ऑर्डर जारी किया है उसके बावजूद बाज नहीं आता तो उसके ऊपर अदालत के पास अख्तियारात हैं कि वो उसे सिविल इम्प्रिजनमेंट में भी भेज सकती है 6 माह के लिए, 6 माह तक, किसी दिन भी फर्दर दोबारा ऑर्डर करके रिलीज़ भी कर सकती है और अदालत जो है दोबारा हुक्म को यकीनी बनाने के लिए उस प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है, ऊपर कोई रिसीवर बिठा सकती है। तो इस तरह से वो अपने हुक्म की उम्र पूरी तरह से अमल करा सकती है, प्रिजन करा सकती है। अब आगे आ जाएगा इसका ऑर्डर 39 रूल 3 के अंदर ये है कि नोटिस जारी करना दूसरी पार्टी को ज़रूरी करार दिया गया है।
अदालत स्टे ऑर्डर जारी करने से पहले नोटिस करे दूसरी पार्टी को, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि उन हालात में नोटिस नहीं अदालत करेगी जिन हालात में, यानी वो रीजंस देगी अदालत कि ऐसे हालात मौजूद हैं कि अगर हम स्टे नहीं करते तो जो मदई है उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा और केस दायर करने का मकसद जो है वो फौत हो जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर अदालत जो है वो उसको नोटिस किए बगैर भी जो है वो अपना स्टे जारी कर सकती है। आगे आ जाता है इसका 4। अब 4 बड़ा अहम है सेक्शन 4 के अंदर। इसमें 3A भी है, उसका भी मैं मेंशन कर देता हूँ। 3A के अंदर ये है कि जो स्टे की एप्लीकेशन है अदालत उसके ऊपर 30 दिनों में फैसला करे, यानी इस मामले को लंबा ना लटकाए बल्कि इसका जल्दी फैसला कर दे, और उसके लिए 30 दिन की मुद्दत जो है वो रखी गई है। अब आगे आएगा इसका ऑर्डर 39 का रूल 4। रूल 4 बहुत अहम है। उसमें ये है कि मदई अदालत के अंदर गया, उसने जा करके अपनी यक तरफा कहानी अदालत को बयान की, उसके साथ बयान हल्फी भी लगा दिया कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, हालांकि वो दुरुस्त नहीं कह रहा था। उसके ऊपर हालांकि उसने उसके अंदर जो फैक्ट्स बयान किए हैं उसको गलत और अपनी मंशा के मुताबिक टर्न ओवर करके बयान किया था, तो इसके ऊपर अख्तियार दिया गया है मुद्दा अलैह को, एक गुंजाइश निकाली गई है उसके लिए कि वो अदालत के अंदर ऑर्डर 39 रूल 4 की दरख्वास्त दायर करे। उसके अंदर वो तमाम अदरवाइज जो हालात वो समझता है कि सच हैं वो सारे के सारे बयान करें। बयान करने के अलावा उसके अंदर जो गलत बयानी मदई ने की है उसको हाईलाइट करे और बताए कि ये झूठ बोल के, मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स से मुराद ये होता है कि कुछ हकायक को छिपा के ये कोई चीज़ हासिल करना, तो यानी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की गई है। तो ये तमाम वजूहात वो अपनी ऑर्डर 39 वो रूल 4 की दरख्वास्त के अंदर मेंशन करेगा। मेंशन करने के बाद वो दरख्वास्त अदालत में दायर करेगा। अदालत फिर उसका असर नो जायज़ा लेगी, दोनों हालात को सामने रखेगी जिसमें मदई ने दावे के अंदर अपने हक़ाइक़ बयान किए थे और मुद्दा अलैह ने जो स्टांस लिया, जो अदरवाइज हालात बयान किए और जिन चीज़ों को झूठा कहा, वो तमाम चीज़ों को एविडेंस को मद्देनज़र रखेंगे। दोनों पार्टी के वकला के दलाइल सुने जाएंगे और सुनने के बाद अगर अदालत इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया था उसमें कोई वो गलत था, उसमें कमी रह गई थी, उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन थी या फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट थी जिनके ऊपर मदई ने बिलीव किया था, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद अदालत जो है वो आज़ाद है कि वो दोबारा अपने किए हुए स्टे ऑर्डर को जो उसने पहले तारीख के ऊपर नोटिस जारी किए बगैर मुद्दा के ख़िलाफ़ जारी किया था उसका असर नो जायज़ा लें, उसको सेट असाइड करें। सेट असाइड से मुराद ये है कि उसको ख़त्म कर दें, उसको सस्पेंड कर दें, यानी जो अपना ही हुक्म है उसे रिकॉल कर ले। रिकॉल करने से मुराद है कि उसको वापस ले लें, दोबारा पहली पोजीशन के ऊपर ले जाए। तो उसके ऊपर अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो रिकॉल भी कर सकती है, सेट असाइड भी कर सकती है, अपने ही हुक्म को सस्पेंड भी कर सकती है। अब जब सस्पेंड हो जाएगा तो मदई पार्टी जो है वो लामहाला चांसेस हैं कि वो अपील चाहेंगे कि इस हुक्म की कोई अपील हो, तो डेफिनेट उसकी अपील भी जो है ऑर्डर 39 रूल ऑर्डर 41 में जो है वो दी गई है कि वो मदई उसके खिलाफ अगर या वो पार्टी जिसके खिलाफ फ़र्ज़ करें वेकेशन ऑफ स्टे की दरख्वास्त जो दी है मुद्दा लेने वो खारिज हो जाती है, तो उस सूरत में मुद्दा ले अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो उस सूरत में मदई दोनों के पास हक हासिल है, वो 30 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उस हुक्म के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। जिस पार्टी के हक में दलाइल के बाद अपील वाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला करेगी उसके पास भी हक हासिल है कि वो उसके खिलाफ रवियन में आ जाए और वहाँ भी अगर सुनवाई नहीं होती तो वो रिट में आ जाए और आगे फर्दर CPLA सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। यानी ये एक सिलसिला जब तक कि दोनों पार्टियों का उसके अप टू दी लेवल ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरह से तय नहीं होता, ये
पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने हक को आगे साबित करने के लिए किस फोरम तक जाते हैं। अगला आएगा ऑर्डर 39 रूल 5। ऑर्डर 39 रूल 5 के अंदर कारपोरेशंस के ख़िलाफ़ स्टे की वजाहत दी गई है कि अगर कोई कारपोरेशन है, कोई अदारा है और उसके ख़िलाफ़ कोई पार्टी स्टे लेने के लिए आती है और अदालत उसके अंदर स्टे जारी कर देती है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो अदालत है उसके हुक्म के कारपोरेशन के ना सिर्फ कारपोरेशन बल्कि उसके तमाम ऑफिसर्स, उसके तमाम मेंबर्स, हर बंदा जो है उस हुक्म का पाबंद होगा। और अगर वो उस हुक्म को कोई मेंबर या ऑफिसर वायलेट करता है तो उसके खिलाफ भी वही तादीबी कार्रवाई होगी जो पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 39(2)A के अंदर डिसोबीडियंस करने के मुतल्लिक है या हुक्म ना मानने के खिलाफ है। तो वैसी तमाम कार्रवाई यहाँ भी उस बंदे के, उस कारपोरेशन के खिलाफ की जा सकती है जिसका पहले हवाला दिया गया है। तो हमने कोशिश की है कि स्टे ऑर्डर के तमाम मुख्तलिफ पहलुओं का आपके सामने रखें कि जो लोग आम तौर पे अदालतों में आते हैं वो इन पेचीदगियों को नहीं समझते। वो सिर्फ आकर के ये कहते हैं कि जी हमें सिर्फ स्टे ले दें। वो आमतौर पे ये नहीं समझ रहे होते कि भाई स्टे के लिए ज़रूरी है कि एक केस तैयार किया जाए, कोई केस की वजह हो, केस का कोई बैलेंस उनकी फेवर के अंदर जाता हो और ऐसे हालात हों कि जिसके अंदर उनको नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा हो लेकिन वो हक पे हो। अगर वो हक पे ना हो, उनके पास मलकियत ना हो, वो किसी की जायदाद पे नजायज़ कब्ज़ा, फ़र्ज़ करें कोई इस बात का स्टे नहीं ले सकता अदालत से कि वो कहे कि मैंने नजायज़ कब्ज़ा कर लिया है साथ वाले प्लाट के ऊपर या कहीं दूर किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर और अदालत जा कर के कहे कि अदालत मुझे इसके ऊपर स्टे दे दे क्योंकि काबज़ में हूँ। अदालत सबसे पहले उससे उसकी ऑनरशिप मांगेगी। अदालत उससे पहले उस कब्ज़े की वजह पूछेगी कि आपने इस पे कब्ज़ा किया है तो किस तरह से, किस वजह से, किस बुनियाद पे किया है और तमाम हालात का जायज़ा लेगी। तो केस करने वाले बंदे के जहन में जो स्टे ऑर्डर लेना चाहता है वो तमाम बातें होनी चाहिए जैसे कि मकूला है कानून का कि एवरीवन हु अप्रोच द कोर्ट ही शुड बी अप्रोच द कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, यानी पहले उसके अपने हाथ साफ होने चाहिए और उसके बाद ही वो दूसरे के खिलाफ आके मुद्दा बयान करे और साफ हाथों से अदालत में आए। अगर वो खुद ही गलत होगा तो अदालत उसको कोई भी उसका जो हक है वो क्रिएट नहीं होगा और वो अहल नहीं होगा कि अदालत से कोई रेमेडी या रिलीफ हासिल करे। तो क्लीन हैंड्स होना ज़रूरी है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना ज़रूरी है, इररेपरेबल लॉस का ख़तरा होना ज़रूरी है और प्रामा अफ़शाय बज़ाहिर केस आपकी फेवर में जाता होना ज़रूरी है। तो फिर अदालत आपको ज़रूर स्टे जारी करेगी और उसके अगली रेमेडीज़ भी हमने सारी आपको बता दी हैं। तो वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, मालूमात में इजाफा हुआ होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस सिलसिले की और कीमती मालूमात आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।